नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले पाइथन की एक 125 MCQs वाली क्लास प्रोवाइड कराई थी और आप लोगों की डिमांड थी कि एक M2 R5 की भी इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लेकर आई जाए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो अगर आप लोग पाइथन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 100% एक भी परसेंट का यहाँ पर कमी नहीं है। 100% आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे सेम ऑप्शन के साथ में। तो आप इसको फिनिश कर लीजिए। साथ ही लगातार मैं आप लोगों को हमारे सेकंड चैनल ओ लेवल दोस्त भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप इनको भी देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। साथ ही मैंने आप लोगों के लिए M1, M2, M3 और M4 इन चारों की बना दी है प्लेलिस्ट, जहां पे आप लोगों को सारे ही जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मिल जाएगा। जैसे कि ये आपका M1 है, M2 है, इसी में मिल जाएगा आप लोगों को M3 का, और इसी में मिल जाएगा आप लोगों को M4 का। साथ ही अगर आप लोग खुद से ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में टेस्ट देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट primegyan.com यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी के चैप्टर वाइज और यहाँ से क्लिक करके आप मिक्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। साथ ही हिंदी लैंग्वेज के लिए आप लोगों को examzilla.com यहाँ पे आना है। मिलेगा ऑप्शन ऑनलाइन टेस्ट का, यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपको वहाँ पर सारे MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में मिल जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में आएंगे भी। अगर आप लोग ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और इस वीडियो में हमने नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। सबसे पहला क्वेश्चन, विषम को चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन अलग बाकी से उसको आपको टिक करना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास लंबी होने वाली है और रात के बज चुके हैं 12:15, तो ऐसे में मिस्टेक होने के चांस रहेंगे। बाई चांस मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो वर्डप्रेस है, जुमला है, मैजेंटो है, ये तीनों ही हैं CMS। क्या है? CMS, और CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि जो SAP है ये CMS नहीं है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर D। और ध्यान दीजिए, आपसे CMS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो CMS का फुल फॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोन टूल का उपयोग करते समय कौन सी कुंजी दबाई जाती है? जब आप लोग फोटोशॉप में क्लोन टूल का यूज करते हो तो क्लोन टूल का यूज करते समय आप लोग इनमें से कौन सी की को दबाकर रखते हो? शिफ्ट, टैब, अल्ट या फिर कंट्रोल? तो वो होती है अल्ट की। अल्ट की आप लोगों को दबाकर रखना पड़ता है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, अल्ट इज द करेक्ट आंसर, और इसमें आएगा SAP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप साथ में उसे कमेंट भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन CSS व्हाट डज कलर रेड कैन बी कॉल्ड एज? अगर हम लोग CSS के संदर्भ में बात करें तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसको आप क्या बोलोगे? सेलेक्टर, रूल, डिक्लेरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबसे पहले जो होता है पार्ट कॉलन के पहले वाला, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी नेम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नेम। वहीं
जो कॉलन के बाद में होता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू। और अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो वो कहलाएगा डिक्लेरेशन। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, डिक्लेरेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस विकल्प का उपयोग करके फोटोशॉप में एक नई फाइल बनाई जाती है? अगर आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं और आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप जाएंगे फाइल मेन्यू में, मिलेगा ऑप्शन न्यू का, उस पर क्लिक कर दोगे तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को तैयार करने में, देन इसको फॉर्मेट करने, वीडियो को शूट करने, अपलोड करने, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी कलर्स नेम आर यूज्ड बाय द ब्राउज़र? ब्राउज़र के द्वारा कितने रंगों के नाम यूज किए जाते हैं? 8, 10, 12 या फिर 16? तो जो ब्राउज़र होता है वो 16 कलर नेम को आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। द टैक्स एलिमेंट इन XML XML में जो टैक्स एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? केस इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव, ब्राउज़र डिपेंडेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो XML है जिसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। और XML में जो भी टैक्स एलिमेंट्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें HTML के बारे में, तो जो HTML है वो केस इनसेंसिटिव है। तो XML केस सेंसिटिव है, HTML केस इनसेंसिटिव है। और HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा प्रोटोकॉल एंड्रॉयड ब्राउज़र द्वारा सपोर्टेड है? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो एंड्रॉयड ब्राउज़र को सपोर्ट करता है? RTMP, HLS, HTTP, FTP? तो एक बात तो आप समझते हो कि जो HTTP है वो तो सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर स्पेशली एंड्रॉयड ब्राउज़र के बारे में बात की गई है। तो आप यहाँ पर टिक करोगे HLS। तो इसमें क्या आ जाएगा? HLS। वहीं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो HTTPS है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन फुल फॉर्म्स को आप याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर एस लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि सिक्योर है, और आपसे पूछता भी है सिक्योर कनेक्शन को डिनोट करता है, तो आपको ऑप्शन में देता है पैडलॉक। आप देखते होंगे जब किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो जो URL होता है वेबसाइट का, उसके पहले यहाँ पर एक बना होता है ताला। तो जो ये ताला है ना, ये दर्शाता है कि वो एक सिक्योर कनेक्शन है, यानी कि वो HTTPS इसकी सहायता से डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर रहा है क्लाइंट से सर्वर के पास, सर्वर से क्लाइंट तक। और एक बात कि जो HTTP है, क्या जो HTTP है, FTP है और टेलनेट है, ये तीनों ही प्रोटोकॉल TCP का पोर्ट यूज़ करते हैं, और TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। बात करें टेलनेट के बारे में, तो जो टेलनेट है वो TCP का पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है। आपसे पूछेगा, और जो ये आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके लास्ट चैप्टर से हैं, वेब ब्राउजिंग एंड पब्लिशिंग से। आपसे पूछेगा रिमोटली लॉगिन के लिए यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल टेलनेट है, यह किस पोर्ट पे काम करता है? तो आंसर आएगा पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। वहीं फाइल्स को सर्वर पे अपलोड करने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
तो यह TCP का कौन सा पोर्ट यूज़ करता है? तो आंसर आएगा पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज़ करता है। बात करें HTTP के बारे में, तो HTTP जो है वो यूज़ करता है पोर्ट नंबर 80। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जहन में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट्स द व्यू पोर्ट्स विद। अब आपको पता है कि जब आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हो रिस्पॉन्सिव वाली, ताकि वेबसाइट किसी भी डिवाइस में उसकी विड्थ हाइट कुछ भी हो प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाए, तो वहाँ पर आप लोगों को व्यू पोर्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसमें आप जो देते हो वैल्यू उसको आप डिफाइन करते हो VW यूनिट में, यानी कि व्यू पोर्ट विद। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, W3 रिस्पॉन्सिव क्लास जो ये है, ये एक W3 CSS फ्रेमवर्क की क्लास है। तो यह एक रिस्पॉन्सिव टेबल नहीं बनाता है। जी बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने अगर इस क्लास को यूज़ किया होगा, तो अगर आप लोग तुक्का भी मारोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव, इसका मतलब ये है कि ये कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बनाएगा। चूंकि यहाँ पर लिखा गया है नहीं, तो इसको आप कर दीजिए फॉल्स। तो 9 में आप टिक करेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक जैसे हैं? जी नहीं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आप लोगों का नेटवर्कों का नेटवर्क है, जबकि www जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, ये एक सर्विस है जो कि इंटरनेट पे यूज़ की जाती है, यूज़ होती है। तो ये दोनों समान नहीं है, तो इसको आप टिक करोगे फॉल्स। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि www इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है? तो वो होता है कंटेंट एट्रीब्यूट, जिसे हम लोग एज आ मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए मेटा टैग के साथ में यूज करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन HTML5 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। HTML5 में डॉक्यूमेंट को इनिशियलाइज करने के लिए हम किस प्रकार से डिक्लेरेशन लिखते हैं? तो आपको पता है कि जब हम लोग HTML5 में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली लाइन हम लोग लिखते हैं डॉक टाइप HTML, जो ये बताता है ब्राउज़र की कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है उसमें HTML5 की तरीके से आप उसको ट्रीट करिए। तो ये क्या है? ये टैग नहीं है, बल्कि HTML5 का डिक्लेरेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्ले। वहाँ प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करती है कि एलिमेंट किस प्रकार से डिस्प्ले करेगा, तो इसके लिए आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। इसमें आप डिफाइन करते हो कि डिस्प्ले नन रखना है, ब्लॉक रखना है, या फिर इनलाइन रहेगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्ले इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द MIME जिसका फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है, MIME टेक्स्ट फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ में सेव किया जाता है? तो वो होता है HTML एक्सटेंशन। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, वेबसाइट के बैक एंड में सर्वर, एप्लीकेशन और डेटाबेस आता है। जी बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको पता है और आपको पता भी होना चाहिए कि जो वेबसाइट्स हैं वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं। क्या होती हैं?
कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं, और जो वेब पेज होता है उसमें डिफरेंट टाइप की किसी टॉपिक के बारे में, किसी संस्थान के बारे में जानकारी होती है। जो ये जानकारी है ये टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, इमेज फॉर्म में हो सकती है। और जो वेबसाइट हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। तो जो डायनेमिक वेबसाइट होती है ना, इसको डेवलप करने के लिए आपको फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड टेक्निक का भी ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो जो बैक एंड होता है वेबसाइट का, उसमें आप लोगों का सर्वर, एप्लीकेशन, डेटाबेस, ये सारे कंपोनेंट आते हैं। तो 15 को आप करोगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रू। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही मैंने आप लोगों को HTML के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, इसको आप देखिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इस वीडियो से, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कैरेक्टर एंटिटी फॉर कॉपीराइट सिंबल। अगर आप लोग HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो और कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करवाना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, जो ये सिंबल है ना, इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट सिंबल। तो अगर आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में ये सिंबल इंसर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एंटिटी लिखनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर कॉपीराइट सिंबल के लिए यूज़ कर सकते हो एम्परसेंड हैज़ 168 या यूज़ कर सकते हो 169। तो इन दोनों की सहायता से आप कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप किस प्रकार से करोगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लाइक अगर आप लोगों को H1 के जितना दिखाना है सिंबल तो आप लिख दीजिए H1 और यहाँ से इस टाइप से और इसके बाद एंटिटी। तो एम्परसेंड हैज 168 यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर दीजिए यानी कि सेमी कॉलन और यहाँ से H1 क्लोज कर दीजिए। तो इस केस में आपके सामने एक बड़ा सा इस प्रकार से सिंबल आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट सिंबल। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि अगर आप लोगों को रजिस्टर्ड का सिंबल जो कि इस टाइप से होता है ये लेकर आना है तो उसके लिए क्या एंटिटी यूज़ करोगे? तो उसके लिए होता है एम्परसेंड हैज़ 174। तो आप इन दोनों ही जो एंटिटी हैं इनको याद कर लीजिए, ये वाली है कॉपीराइट के लिए और ये वाली है रजिस्टर के लिए। तो कम से कम आप लोगों को कॉपीराइट की पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो इसकी तो रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग फुटर में यूज़ करते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्परसेंड हैज़ 169 सेमी कॉलन विच द करेक्ट ईमेल लिंक। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप एक ईमेल लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करोगे, उसके बाद में href इस एट्रीब्यूट के अंदर आपको लिखना होगा मेल टू, उसके बाद में कॉलन, देन जो भी आपका मेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो फॉर एग्जांपल मेल एड्रेस है newideasyt@gmail.com। तो आप यहाँ पर लिखोगे newideasyt@gmail.com। तो यहाँ पर आपका टॉप लेवल डोमेन भी होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है ईमेल लिंक क्रिएट करने का। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, नोटपैड प्लस प्लस में फाइंड नेक्स्ट फंक्शन के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? मैं आपको दिखाता हूं लाइव। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा नोटपैड प्लस प्लस। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो चुका है।
देन हम जाएंगे सर्च मेन्यू में, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन दिया गया है फाइंड नेक्स्ट का और शॉर्टकट की है F3। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी F3। आप लोगों को नोट पैड में कम से कम इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, यानी कि अगर पहले से कोई फाइल बनी हुई है उसको ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ होती है। न्यू फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन होती है। फाइल को सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस होती है। सेव करने की कंट्रोल प्लस एस होती है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी होती है। जो भी क्लोज्ड फाइल आपने हाल ही में की है, टैब क्लोज की हैं, उसको रिकवर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टी यूज़ करते हैं। बात करें हम लोग सर्च के पर्पस से तो फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए और ये दोनों ही ऑप्शन आप लोगों को सर्च मेन्यू में मिलते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी F3 इज द करेक्ट आंसर। DTDR, जो DTD है ये क्या है? तो DTD जिसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है, ये जो भी आपके HTML आधारित लैंग्वेज होती हैं उसका डिक्लेरेशन, उसके मार्कअप का जो उसके डिक्लेरेशन होते हैं उसके मार्कअप्स का सेट होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे वेज टू क्रिएट टेम्पलेट फॉर आउट टाइप। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, इनलाइन CSS का यूज सिंगल एलिमेंट पर यूनिक स्टाइल देने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल सही है। जैसा कि जानते हैं कि CSS को हम 3 प्रकार से एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन। क्या? इनलाइन। और इनलाइन CSS को डिफाइन करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। नंबर 2 होता है इंटरनल। तो जो इंटरनल CSS होती है उसको हम लोग उसी डॉक्यूमेंट में स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। नंबर 3 होता है एक्सटर्नल, कि आपने क्या किया, CSS की एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर ली और उसे .css इस एक्सटेंशन के साथ में सेव कर लिया। तो ये 3 तरीके होते हैं CSS को इम्प्लीमेंट करने के। आपसे पूछ सकता है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है और CSS की जो फाइल्स होती हैं उसे हम लोग .css इस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। वहीं जो HTML फाइल होती हैं इसको हम लोग .htm या फिर .html इस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। जावास्क्रिप्ट की फाइल .js इस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21, लिनक्स एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? जी नहीं। जो लिनक्स है ये पहला टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र था, ना कि ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। वहीं जो मोज़ैक है ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। तो लिनक्स पहला टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र था, वहीं जो मोज़ैक है ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आधारित था। हालांकि जो लिनक्स है इसका आप लोगों को आंसर अलग अलग सोर्स पे अलग अलग देखने को मिल जाएगा, बट इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लिनक्स है वो टेक्स्ट आधारित है, वहीं जो मोज़ैक है वो ग्राफिकल आधारित है। क्वेश्चन नंबर तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट? जब आप ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसमें ऑप्शंस को डिफाइन करने के लिए
कौन सा टैग यूज किया जाता है। मान लीजिए हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लगाओगे सेलेक्ट टैग। क्या लिखोगे, सेलेक्ट टैग। देन इसके अंदर आप जो भी ऑप्शंस हैं, लाइक आप बना रहे हो सिटी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो सबसे पहले आप लगाओगे सेलेक्ट टैग। इसके बाद में ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए ऑप्शन टैग। पहला टैग हो गया कानपुर, है ना, इसको आपने यहाँ से क्लोज कर दिया। दूसरा ऑप्शन आपका हो गया उन्नाव, है ना, जिला उन्नाव जहाँ से हम हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए ऑप्शन टैग का यूज करते हो। वहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए जो पेरेंट टैग है वो है सेलेक्ट टैग। बट यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शंस को डिफाइन करने के लिए, तो आप लोग यहां पर टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 23 विच वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। पहला वो कौन सा ब्राउजर है जिसने जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिल्ला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम। जब मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के टॉप 50 MCQs कराए थे तो उसमें हमने गलती से ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिया था, जो कि सही नहीं है। पहला ब्राउज़र जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता था वो था नेटस्केप, तो नेटस्केप इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, SQL स्टैंड्स फॉर। SQL का फुल फॉर्म क्या है, तो SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन करती है। जैसे कि आप लोगों ने अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा तो उसमें आप लॉगिन करते हो, तो होता क्या है कि जो आपका डाटा है, आपका नाम, आपने कौन सा कोर्स लिया है, आपने किस डेट को कोर्स लिया है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ये हमारे सर्वर के डेटाबेस में पहले से स्टोर है। तो जब आप लोग लॉगिन फॉर्म में अपना डेटा फिल करते हो लॉगिन करने के लिए, तो उस केस में जो आपने डेटा दिया है उसको हम अपने डेटाबेस से मैच कराते हैं कि क्या वो डेटा जो इस फॉर्म में इनपुट किया गया है वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इस केस में डेटाबेस से बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर SQL कमांड्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग SQL लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। 25 मेटा सर्च इंजन टूल है जो अधिकतम 6 सर्च इंजन को क्वेरी पास करता है। भैया कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जो मेटा सर्च इंजन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेरी को 6 सर्च इंजन को ही पास करेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो अधिकतम 6 को ही पास करेगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। एक बार चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्लास 2-2 घंटे की हो जाती है और उसमें आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो अब यहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26, नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है। तो जो नोटपैड प्लस प्लस है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे फ्री में कोई भी डाउनलोड कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है। वहीं जो आप लोगों का नोटपैड है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जो नोटपैड है ये डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, और जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा टेक्स्ट एडिटर है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है। तो आंसर आएगा नोटपैड, क्योंकि नोटपैड को आप अलग से इंस्टॉल नहीं करते हो बल्कि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर HTML वाज फर्स्ट प्रपोज्ड।
सबसे पहले HTML कब प्रस्तावित की गई? तो 1990 में सबसे पहले HTML प्रस्तावित की गई। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में इनमें से ऐसी कौन सी गलती है जो गलती नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है मिसिंग ऑफ ब्रैकेट। जी भैया, ये गलती माफ नहीं होगी। भले ही आपने 2 रुपये चुरा लिए होते तो गलती माफ कर देते, बट यहाँ पर अगर आपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते समय ब्रैकेट को बंद करना भूल गए हो तो यहाँ पर आपके सामने गलती आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो एरर है वो रेज हो जाएगी। तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा दिया गया है सिंटैक्स एरर। तो अगर आपने वहाँ पर मान लीजिए सिंटैक्स है कि अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो आप फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हो, बट आपने सिर्फ लिख दिया फन, तो इस केस में यहाँ पर एक एरर है। तो जो सिंटैक्स एरर है वो भी नामंजूर होती हैं। अगर आप गलती करोगे तो आपको भरपाई करना पड़ेगा। अगर आपने सेमी कॉलन मिस कर दिया तो भी ये गलती मानी जाती है जावा स्क्रिप्ट में। लेकिन अगर कोई नंबर है उसमें आप 0 से डिवाइड करवा रहे हो तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी, यानी कि आप ये गलती कर सकते हो, क्योंकि ये गलती जावा स्क्रिप्ट में गलती नहीं मानी जाती है। तो किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वहाँ पर एरर नहीं आएगा। जबकि पाइथन, सी या फिर जावा की बात करें तो अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 0 डिवीज़न एरर, बट यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द बेसिक ग्रिड ऑफ W3CSS? जो W3CSS का ग्रिड सिस्टम है इसमें टोटल कितने कॉलम मिलते हैं? तो आंसर आएगा भैया मोहब्बत से मिलते हैं 12 कॉलम। कितने कॉलम? 12 कॉलम। 16 से कुछ याद आया? 16 से सर ये याद आया कि अभी आपने बताया था कि जो ब्राउज़र होता है वो 16 कलर को आइडेंटिफाई करता है। तो आप पॉइंट से पॉइंट को याद रखिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यहां पर आप लोगों को कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन सही है उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला, यू नीड आ सर्वर टू होस्ट योर वेबसाइट फाइल। आपको एक सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी वेबसाइट फाइल को होस्ट करने के लिए। अगला, यू डोंट नीड आ सर्वर टू होस्ट योर वेबसाइट फाइल। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपके पास सर्वर नहीं होगा तो आप वहाँ पर फाइल को होस्ट कहाँ पर करोगे? तो सर्वर पर ही जो वेबसाइट की फाइल्स होती हैं उसको होस्ट किया जाता है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि आपको सर्वर की नीड नहीं है। तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। सी नंबर, यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट यूजिंग HTML। भैया ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कंप्यूटर की मम्मी होती है मदरबोर्ड, बिना मदरबोर्ड का कंप्यूटर नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो वेबसाइट है उसमें आप बिना HTML के क्रिएट नहीं कर सकते हो। हाँ, एक टाइम पे आप CSS जावास्क्रिप्ट यूज ना करो तो आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, बट बिना HTML के आप वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो चुका है। यू कैन नॉट क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट CMS। आप बिना CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी गलत दिया गया है। तो जो पहला वाला है ये बिल्कुल सही है। आप अपनी जो भी वेबसाइट की फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो, वीडियो, जो भी कंटेंट है उसे आप सर्वर पर स्टोर करते हो, सर्वर पे होस्ट करते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, IEEE स्टैंड्स फॉर
IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IEEE का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारी मेहनत समझ में आ रही होगी, आपको उसकी वैल्यू है, और आप लोगों ने एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, भले ही आपने शेयर किया हो या फिर ना किया हो। कम से कम आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपकी कमेंट से, आपके सपोर्ट से मोटिवेट हों और आपको हम और बेहतर से बेहतर सभी मॉड्यूल का फ्री ऑफ कॉस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड करवाएं। 32 वाई जावा स्क्रिप्ट इंजन इज नीडेड? जावा स्क्रिप्ट इंजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसको इंटरप्रिटेट करवाने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट इंजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 W3 कंटेनर वर्ग किसी भी HTML एलिमेंट में 24 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग ऐड करता है? जी भैया नहीं। हाँ, जो W3 कंटेनर है, जो ये क्लास है, जो W3 कंटेनर क्लास है, ये HTML एलिमेंट में राइट और लेफ्ट में पैडिंग तो ऐड करता है, बट वो पैडिंग कितनी होती है? वो होती है 16 पिक्सल की, ना कि 24 पिक्सल की। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आ कंप्यूटर? तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, वो होता है टेलनेट, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से HTTP का पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है और ये एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। 35 द टैग विच अलाउ सम वेब ब्राउज़र सर्च इंजन टू सर्च योर वेब पेज? तो अगर आप वेब पेज को चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई वेब पेज क्रिएट किया, तो जो वेब पेज है वो यूज़र को दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, यानी कि मान लीजिए इस पेज का नाम है M2R5 MCQs, तो आपने ये पेज क्रिएट किया, तो जाहिर सी बात है जो गूगल का बॉट है या फिर अदर सर्च इंजन का बॉट है वो आपके सर्वर पे आएगा और जो भी आपने वेबसाइट में वेब पेजेस बनाए हुए हैं उन वेब पेजेस को क्रॉल करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस वेब पेज को इंडेक्स करना चाहते हो या फिर नहीं। तो अगर आप इंडेक्स करना चाहते हो तो आपको उस वेब पेज में इज इंडेक्स इस टैग का यूज़ करके जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको लिखना होता है, तो जो आपका वेब पेज है वो इंडेक्स हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 द वैलिड एग्जाम्पल ऑफ ID सेलेक्टर? ID सेलेक्टर का वैध उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ पर लगाया गया है ID सेलेक्टर, यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू बिल्कुल सही है, जो पहला वाला है बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहले बताया गया है कि H1 टैग है, उसके अंदर एक ब्लैक नाम की ID है, उस पर यह अप्लाई करना है, तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया है कि ब्लैक नाम की एक ID है, उसके अंदर H2 जो एलिमेंट है उस पर अप्लाई करना है, तो ये भी सही है। यानी कि ये तीनों ही तरीके से आप ID सेलेक्टर को अचीव कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन इटैलिक टेक्स्ट? CSS की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट को इटैलिक करवा सकते हैं? तो वो होता है फॉन्ट स्टाइल। जो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं कि भैया जो फॉन्ट स्टाइल है इसको हमें करना है इटैलिक, तो इस केस में वो एलिमेंट इटैलिक हो जाएगा। या फिर इसको आप नन कर सकते हो, सॉरी नॉर्मल कर सकते हो, या फिर इसको आप ऑब्लिक कर सकते हो, ऑब्लिक कर सकते हो, ऑब्लिक कर सकते हो। तो ये फॉन्ट स्टाइल की
वैल्यू होती हैं। साथियों, अगर आप लोग HTML में अपनी पूरी कमांड क्रिएट करना चाहते हो जो आपका सिलेबस है उसके बारे में, साथ ही थोड़ा एडवांस लेवल में HTML को प्रॉपर तरीके से कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है, तो आप हमारा एक छोटा सा कोर्स जो कि 21 रुपये का है उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब तक की 550 के आसपास लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और ये पूरा कंप्लीट कोर्स 7 घंटे का है जो कि आप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 21 रुपये का है, जिसमें आपको कंप्लीट HTML इंडस्ट्री लेवल की पढ़ाई जाएगी, यानी कि आप यहाँ पर सीख सकते हो। ये क्लास सारी कंप्लीट है, बस आपको ज्वाइन करके देखना है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो है आपके हिसाब से 38। कमेंट इन XML डॉक्यूमेंट इज गिवन बाई। जब आप XML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पर कमेंट्स को डिफाइन करने के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करते हो? तो आप लिखते हो सबसे पहले एंगल ब्रैकेट, यहाँ पर आप लगाते हो एक्सक्लेमेशन का साइन, इसके बाद में अंडरस्कोर और यहाँ से आप क्लोज कर देते हो। तो इस प्रकार से आप XML में कमेंट क्रिएट करते हो। वहीं अगर हम लोग बात करें HTML के बारे में, तो HTML में आप कुछ इस प्रकार से कमेंट क्रिएट करते हो। बात करें अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप जावा स्क्रिप्ट में इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से जो कमेंट्स होते हैं वो क्रिएट करते हो। इसी प्रकार से आप जावा स्क्रिप्ट में भी और CSS में, ये जो आपका तरीका है ये CSS और जावा स्क्रिप्ट दोनों में ही यूज़ होता है, जबकि जो ये वाला है ये यूज़ होता है HTML में, और जो ये वाला है ये यूज़ होता है XML में कमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में 38, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट्स द शैडो फॉर आ बॉक्स एलिमेंट। अगर आप किसी बॉक्स एलिमेंट में शैडो लगाना चाहते हो तो उसके लिए CSS की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो वो प्रॉपर्टी है बॉक्स शैडो। तो इसमें आपका हो जाएगा बॉक्स शैडो। बॉक्स से याद आया कि आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपने लिखा राम, तो जाहिर सी बात है इसके अगल बगल थोड़ा बहुत स्पेस होता है, यानी कि ये पूरा प्रॉपर तरीके से इस फॉर्मेट में जगह ले रहा होता है। तो देन जो ये आपका ब्लॉक है इसके बीच में जो ये स्पेस होता है ना, वाइट स्पेस, इसको बोलते हैं पैडिंग। देन जो ये कंटेंट जिस पेज से दूरी पे है, जो ये स्पेस है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 39 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40, विच एट्रीब्यूट यू यूज विद TD टैग टू मर्ज 2 सेल्स हॉरिजॉन्टली। अगर आपके पास 2 सेल हैं जिन्हें आप हॉरिजॉन्टली अटैच करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, तो आप कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे? तो आप यूज़ करोगे कॉल स्पैन का। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जो सेल्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली मर्ज कर रहे हो। अगर वो आपसे पूछता कि वर्टिकली सेल को मर्ज करना है, यानी कि पहले ऐसा था बनाना है ऐसा, तो इस केस में आप यूज़ करते रो स्पैन, क्योंकि आप यहाँ पर वर्टिकली में रो को स्पैन कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली में क्या करते हो? कॉलम को स्पैन करते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल स्पैन इक्वल टू। अगर आपके पास 2 सेल हैं तो, अगर 4 होंगी तो आप यहाँ पर लिखोगे 4। 41, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई आ यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट में वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए? तो वो होता है ID एट्रीब्यूट। बेसिकली जो ID एट्रीब्यूट है
इसमें आप जो वैल्यूज़ देते हो ना वो होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसमें आपके डिजिट भी हो सकते हैं और लेटर भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर शर्त है, शर्त क्या है कि जो आप आईडी बनाओगे वो आईडी कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आईडी। आपको बताना है कि आईडी सेलेक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। ऑप्शन पहला है डॉट, ऑप्शन बी है हैज, ऑप्शन सी है स्टार। तो आपको बताना है कि कौन सा सिंबल आईडी सेलेक्टर को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कंट्रोल प्लस आर अपने रूलर को छिपाने दिखाने का शॉर्टकट है, यानी कि आप कंट्रोल प्लस आर की सहायता से रूलर को हाइड और शो करते हो। जी बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। आपसे पूछ लेता है लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए फोटोशॉप में कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस जे। क्या आएगा, कंट्रोल प्लस जे। साथ ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज दे दी हैं, जैसे कि जो भी आपके पास इमेज है उसमें आप जो बदलाव कर रहे हो आकार में उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो जो ट्रांसफॉर्म है उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी होती है। फीदर सिलेक्शन के लिए शिफ्ट प्लस F6, मूव टूल को एक्टिव करने के लिए व्यू, मार्की टूल को एक्टिव करने के लिए M, लासो टूल को एक्टिव करने की शॉर्टकट की L, मैजिक वॉन्ड टूल की शॉर्टकट की W, क्रॉप टूल जिसको हम स्लाइस टूल भी बोलते हैं शॉर्टकट की C, आई ड्रॉपर टूल की शॉर्टकट की I होती है। यहाँ से आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि आई ड्रॉपर टूल की शॉर्टकट की E होती है, तो आप टिक करेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि आई ड्रॉपर टूल की शॉर्टकट की I होती है ना कि E होती है। इसके अलावा हीलिंग ब्रश टूल की शॉर्टकट की जे होती है, ब्रश टूल की शॉर्टकट की B होती है। 53, विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द वेब स्टैंडर्ड। इसका आप आंसर कमेंट करिए, तब तक कि मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, IBM कॉरपोरेशन, W3 कंसोर्टियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वेब स्टैंडर्ड है उसको डिफाइन करने के लिए जो संस्थान है वो है W3C। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C W3C। नेक्स्ट 44, जब कर्सर पॉइंटर में बदल जाता है तो आप एक हाइपर लिंक पर होते हैं। जी बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। जैसे कि अभी जो कर्सर है वो नॉर्मल है, बट जब कर्सर किसी लिंक के ऊपर जाता है तो जो एक कर्सर है ना वो एक हाथ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं लाता हूं इस कर्सर के ऊपर तो आपको दिख रहा होगा जो कर्सर है वो एक हैंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यानी कि ये बात जो बोली गई है वो बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 45, द रूल इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर्टी ऑलवेज इज अप्लाइड वेदर अनदर प्रॉपर्टी अपीयर्स इन CSS। मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर बनाया डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में कई सारे टैग हैं डिफरेंट टाइप के। मान लीजिए यहाँ पर इसी डॉक्यूमेंट में आपके पास 2 H1 टैग थे। क्या थे? 2 H1 टैग थे। और आपने स्टाइल के अंदर पहले ही H1 को एज आ सेलेक्टर मानते हुए आपने लिख रखा है कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 हैं उनका कलर होना चाहिए रेड, जो फॉन्ट का साइज है वो होना चाहिए 33 पिक्सल। तो इस केस में क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 होंगे वहाँ पर ये कंटेंट, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। बट आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में
कि आप जो स्टाइल डिफाइन करो, अगर मान लीजिए उसके लिए स्टाइल पहले से ही डिफाइन कर दी गई है तो वो उसको ना यूज़ करे, बल्कि जो आपने वहाँ पर लिखे ना इनलाइन में वो यूज़ हो, तो आप उसके बाद में यूज़ करते हो इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो इस केस में वो इस वाले को अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि आपने उस टैग के अंदर जो भी लिखा होगा वो उसको अप्लाई करेगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पॉर्टेंट। 46 एन अल्टरनेटिव ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज। विंडोज प्लेटफॉर्म पर जावास्क्रिप्ट का एक अल्टरनेटिव है, तो वो है वीबी स्क्रिप्ट, यानी कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, जो कि विंडोज प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 ब्रैकेट एडोब इंक का एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है। जी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से जो नोटपैड है, क्या जो नोटपैड है ये विंडो वालों का है, उसी प्रकार से जो ब्रैकेट है जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है, ये एडोब इंक इस कंपनी का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 48 SGML का फुल फॉर्म क्या है। तो SGML का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। 49 डिफाइंस दैट द एक्चुअल एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स रिलेशनशिप्स दैट आर वैलिड इन डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो DTD होता है यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होती है, ये बेसिकली मार्कअप डिक्लेरेशन का एक सेट होती है जो कि SGML के तहत बनाई गई है। तो इसमें आ जाएगा DTD। 50 यानी कि अर्धशतक पूरा हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट्स द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशनड एलिमेंट। कभी कभी क्या होता है कि आपके HTML डॉक्यूमेंट में एक के ऊपर कई एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उस केस में कौन सा एलिमेंट कहाँ पर दिखना चाहिए, कौन सबसे ऊपर हो, कौन उसके नीचे हो, कौन उसके नीचे हो, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर जेड इंडेक्स इस CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो जेड इंडेक्स होता है इसमें आप जो वैल्यूज़ हैं वो नंबर्स में या फिर जो फिक्स्ड जैसे कि ऑटो वगैरह आप पास कर सकते हो। तो आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर JS एप्लीकेशन। एंगुलर JS एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सी डायरेक्टरी यूज़ की जाती है। बट यहाँ पर ऑप्शन गायब है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। जब भी आप एंगुलर JS के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हो तो सबसे पहला जो आप यूज़ करते हो डायरेक्टरी वो होती है ngApp। क्या होती है, ngApp। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ngApp। 52 विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू राइट ऑन ब्राउजर्स कंसोल। ब्राउजर के जो कंसोल होता है उस पर लिखने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप लिखोगे कंसोल, इसके बाद में डॉट और लॉग, जो भी आपका मैसेज होगा आप यहाँ पर लिखोगे पैरेंथेसिस के अंदर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 निम्न में से कौन सा निर्देश, कौन सा इंस्ट्रक्शन एंगुलर JS शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र। कौन सा इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ब्राउज़र नहीं है। तो नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग ब्राउज़र नहीं है बल्कि सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी, बिंग इज द करेक्ट आंसर। 55 इन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। सैटेलाइट आधारित संवाद में VSAT का फुल फॉर्म क्या है।
तो वीसैट का फुल फॉर्म वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 56 विच टैग इज यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के साथ में कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो कैनवास टैग जावास्क्रिप्ट में के साथ में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 57 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट इन आ टेबल। अगर आप टेक्स्ट में जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको अलाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 WISIWIG इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो WISIWIG इसका फुल फॉर्म होता है W से वॉट, Y से U, S से C, I से इज, W से वॉट, Y से U, G से गिट। यानी कि वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 58 हो चुका है। 59 इन विच पार्ट ऑफ HTML मेटाडेटा इज कंटेन्ड। HTML मेटाडेटा किस भाग में रखा जाता है? तो जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा डाटा होता है, उसे हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कि जो टाइटल टैग होता है, मैं टाइटल एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइटल टैग की बात कर रहा हूं। जो टाइटल टैग होता है वो हम किस में रखते हैं? हेड टैग के अंदर या फिर बॉडी टैग के अंदर। 60 What are shared on the internet and are called as web page। वो क्या है जो हम इंटरनेट पर शेयर करते हैं जिससे हम मोहब्बत से वेब पेज कहते हैं। तो जो ये हाइपर डॉक्यूमेंट होते हैं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, इसी को हम लोग वेब पेज भी कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 Which menu in Notepad has only two option word wrap and font। नोटपैड में वो कौन सा मेन्यू है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट? तो वो है आप लोगों का फॉर्मेट मेन्यू। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ओपन किया नोटपैड, तो आप यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट मेन्यू है और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट। 62 Which of the following property define the style for the right border of an element। अगर किसी एलिमेंट में राइट बॉर्डर पे स्टाइल अप्लाई करनी है तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? तो आप यूज करोगे बॉर्डर राइट हाइफन स्टाइल कि भैया मुझे राइट के बॉर्डर में ये स्टाइल अप्लाई करनी है। बॉर्डर कैसा रहेगा? सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिए गए स्टेटमेंट को लिखेंगे। 63 वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, टेक्स्ट, इन सभी का कलेक्शन होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। 64 जावास्क्रिप्ट एंटिटीज स्टार्ट विद एंड एंड विद। जावास्क्रिप्ट एंटिटी किससे शुरू होती हैं और किससे खत्म होती हैं? 1 मिनट। हाँ, तो जो जावास्क्रिप्ट की एंटिटीज होती हैं वो एम्परसेंड से शुरू होती हैं। देन इसके बाद आप लिखते हो जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट, देन इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करते हो और सेमीकोलन लगाते हो। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? एम्परसेंड से। एंडिंग किससे हो रही है?
सेमी कॉलन से। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, एम्परसेंड एंड सेमी कॉलन। (65) Which HTML element is used for abbreviation और एक्रोनिम? यानी कि अगर आप कोई फुल फॉर्म बता रहे हो तो उस केस में आप कौन सा टैग यूज़ करोगे? तो वो होता है ABBR टैग। तो इसकी सहायता से आप किसी एलिमेंट, किसी टेक्स्ट का फुल फॉर्म डिफाइन करते हो। 66 W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML तत्व में एक पिक्सल बाएं और दाएं पैडिंग जोड़ता है, तो वो होती है 16 पिक्सल की पैडिंग। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? XML डॉक्यूमेंट में 1 रूट एलिमेंट होता है, XML डॉक्यूमेंट में एक चाइल्ड एलिमेंट होता है, XML एलिमेंट सिर्फ लोअर केस में लिखे जाते हैं, या फिर सभी के सभी। तो जो XML डॉक्यूमेंट है ना, उसमें एक रूट एलिमेंट होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 68 किसी ऑब्जेक्ट को संदर्भित करने के लिए आप जिस कीवर्ड या प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं वो है। तो अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के साथ में काम किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कीवर्ड है दिस। तो जो दिस कीवर्ड है ना, वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसमें आपने यूज़ किया है उसको रिफ़र करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज सपोर्टेड बाय HTML? HTML के द्वारा कौन सा पाथ सपोर्ट करता है? रिलेटिव, डिफरेंस्ड, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो जो HTML है इसमें जब आप लोग URL क्रिएट कर रहे होते हो तो आप यहाँ पर एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL इनका यूज़ कर सकते हो, दोनों को सपोर्ट करता है। और URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा, दुआओं में याद रखना है ना। 70 www किस मॉडल पर आधारित है? तो www क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। विच टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज? जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आधारित लैंग्वेज है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट बेस्ड। 72 फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन। तो जो फोटोशॉप की फाइल होती हैं उनका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .psd। क्या होता है? .psd, यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। 73 अच्छा ये बताइए कि जो फोटोशॉप है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या फिर ओपन सोर्स है? तो इसका आंसर है कि जो फोटोशॉप है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। बट अधिक ये अपना इंडिया है तो यहाँ पर जुगाड़ू लोग ज़्यादा होते हैं, वो लोग फोटोशॉप का क्रैक वर्जन करते हैं डाउनलोड और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ईमेल फॉर्म स्क्रिप्ट? ईमेल फॉर्म स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ की जाती है? तो वो है PHP। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट है डायनेमिक टाइप की, उसमें अधिकतर वेबसाइट बैकएंड के रूप में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करती हैं? तो वो है PHP। हालांकि अब धीरे धीरे .NET का भी स्कोप बढ़ता जा रहा है
और यहाँ पर जो भी आप देखते होंगे कि आप लोग जब कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो बोलता है कि अपनी ईमेल डालिए, तो आप लोग वहाँ पर डालते हो ईमेल, देन आपकी ईमेल पे जाता है OTP। तो यहाँ पर जो ईमेल स्क्रिप्ट काम कर रही होती है वो अधिकतर लोग PHP में ही यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, PHP। 74 इमेजेस से बने हैं। जो इमेज होती है ना वो मिलकर बनती है पिक्सल से। किससे? पिक्सल से। तो इसमें आ जाएगा पिक्सल्स। DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच होता है। 75 व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का पर्पस क्या है? आखिर हम लोग अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेजेस को इंडेक्स क्यों करवाते हैं? तो इसका आंसर है ताकि जो आपका वेब पेज है वो लोगों के सामने जाएं, लोग आपकी वेबसाइट, आपके वेब पेजेस पर विजिट करें और वहाँ से जानकारी को प्राप्त करें। यानी कि जो कंटेंट है, वेब पेज है, वो सर्चिंग में जाए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, टू स्पीड अप डेटा सर्च। 76 रिलेटिव पाथ मेक योर हाइपरटेक्स्ट लिंक। तो अगर आप लोग, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो लिंक्स होते हैं, जो URLs होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलेटिव, एक होता है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट में क्या होता है कि आप लोग कंप्लीट पाथ देते हो कि पहले आएगा डोमेन नेम, उसके बाद में इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर, देन उसके अंदर ये फाइल है। तो इसको आप बोलोगे अब्सोल्यूट URL। वहीं आपने क्या किया कि सिर्फ लिख दिया कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है, तो ये कहलाएगा रिलेटिव URL। तो रिलेटिव URL से क्या होता है, जो लिंक्स होती हैं वो पोर्टेबल हो जाती हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, पोर्टेबल इज द करेक्ट आंसर। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स कुड बी यूज्ड टू बिल्ड आ वेबसाइट। वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो आप यहाँ पर आप ड्रीम वीवर का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा आंसर ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर क्या है? तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए एक टूल है। फोटोशॉप में किस टूल की सहायता से कैरेक्टर डाला जाता है? यानी कि आप फोटो क्रिएट कर रहे हो उसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो इसके लिए आप यूज़ करते हो टाइप टूल का। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, टाइप टूल इज द करेक्ट आंसर। फोटोशॉप में किस मेन्यू में डुप्लीकेट लेयर का विकल्प होता है? जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे थे, अगर आपसे कोई पूछे कि नोटपैड में वर्ड रैप ऑप्शन किस मेन्यू में है, तो आपका आंसर आएगा कि ये फॉर्मेट मेन्यू में है। तो उसी प्रकार से बोलना चाह रहा है कि फोटोशॉप में किस मेन्यू में आप जाएंगे तो आपको डुप्लीकेट लेयर ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेयर ऑप्शन में। विच आर यूज्ड विद आ टैग टू मॉडिफाई इट्स फंक्शन। किसी टैग का जो फंक्शन होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, एट्रीब्यूट। 81 व्हाट इज़ द टैग फॉर एन इनलाइन फ्रेम। अगर आप इनलाइन फ्रेम यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा टैग है? तो उसके लिए यूज़ किया जाता है आई फ्रेम टैग, जो कि एक इनलाइन फ्रेम टैग है। वहीं अगर आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट में ही फ्रेम अप्लाई करना चाहते हो तो आप यूज़ करते हो फ्रेम टैग का। 82 XHTML इज HTML कॉम्बिनेशन विद। जो XHTML है वो HTML और किसका कॉम्बिनेशन है?
तो जो XHTML है, जिसका फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये HTML और XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दद्दू, है ना। और साथ ही आप लोग इन सभी MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट जो तैयारी है यहाँ पर जाकर कर सकते हो। 83 डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर टारगेट एट्रीब्यूट इज सेट टू। जब आप एंकर टैग का यूज़ करते हो और उसमें आप यूज़ करते हो href का, साथ में वो लिंक कहाँ पर ओपन होनी चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करते हो टारगेट एट्रीब्यूट का। तो जो टारगेट एट्रीब्यूट होता है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अंडरस्कोर सेल्फ, यानी कि जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो लिंक उसी पेज में ओपन होगा, बट आपसे पूछ लेता है कि अगर आप किसी लिंक को एक नए पेज में ओपन करना चाहते हो, न्यू टैब में ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप टारगेट की वैल्यू क्या रखोगे? तो आंसर आएगा अंडरस्कोर ब्लैंक। 84 टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज द लैंग्वेज यूज्ड इज। वेब पेज, अब जैसा कि आपको पता है कि जो वेब पेज होता है उसका ये क्या हो गया भैया यार, 1 मिनट। हाँ, जो वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML का, उसको स्टाइल देने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। वहीं जो वेब पेज का बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसको डिफाइन करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जावास्क्रिप्ट इज द करेक्ट आंसर। 85 A caption for a figure can be defined in HTML5 by using the tag। HTML5 में किसी इमेज का कैप्शन डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है फिग कैप्शन। क्या है? फिग कैप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वहीं आपसे पूछता है कि जो टेबल टैग होता है इसके तुरंत बाद में कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? तो वो आएगा कैप्शन टैग। जो कैप्शन टैग है इसकी सहायता से आप टेबल का कैप्शन डिफाइन करते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑफ अ स्विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। जी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो स्विच होता है, मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ, जो स्विच स्टेटमेंट है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे आप लिखते हो केस 1, फिर केस 2 और यहाँ पर होता है डिफ़ॉल्ट। तो जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होते हैं ना, वो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब ऊपर दी गई जो आपने केस दिए हैं उनमें से कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होता है, कंडीशन सही नहीं होती है। जबकि यहाँ पर बोला गया है हमेशा एग्जीक्यूट करता है, तो ऐसा नहीं है। जब कोई भी केस मैच नहीं करता है तब होता है। तो यहाँ पर आप टिक करोगे फॉल्स। 87 व्हाट इज आ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन एक वेबसाइट है, एक प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप वेब पर उपलब्ध कोई भी सामग्री, कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हो, चाहे वो आपका ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, कोई वेबसाइट हो, कोई वेब पेज हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू राइट हेलो वर्ल्ड। अगर आप जावास्क्रिप्ट की सहायता से हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला दिया गया है system.out.println। तो जब आप लोग
जब आप जावा में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट इनका यूज़ करते हो। बट अगर आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो एक बात तो आपको पक्की हो गई कि ध्यान दीजिएगा, जावा और जावा स्क्रिप्ट ये दोनों अलग अलग हैं। जावा के लिए ये है और जावा स्क्रिप्ट के लिए ये है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया था। 89 व्हाट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट। जो .com डोमेन है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो जो .com है वो एक कॉमर्शियल डोमेन को प्रेजेंट करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसके अलावा आपने देखा होगा .in। तो जो .in है ये डिफाइन करता है इंडिया को। .pk डिफाइन करता है पाकिस्तान को। .edu ये डिफाइन करता है एजुकेशन को। .org ये डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा .com डिनोट करता है कॉमर्शियल डोमेन को, है ना। और कोई छूट रहा है क्या? कई सारे हैं ना। अगला आता है 90 हाउ टू क्रिएट अ डेटा ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में आप डेट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा डेट ऑब्जेक्ट। बना लिया आपने। इसके बाद आपको लगाना है इक्वल साइन, देन इसके बाद न्यू कीवर्ड। यहाँ पर तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर आपको न्यू लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पर डेट मेथड और यहाँ पर आप पास करोगे पैरामीटर। तो इस प्रकार से आप एक डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 के बाद में आता है 91 एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन बाइंड एंगुलर जेएस डेटा to HTML like which of the following directives। AngularJS में AngularJS एक्सप्रेशन व HTML के साथ में डेटा को बाइंड करने के लिए कौन सी डायरेक्टरी का यूज़ किया जाता है? तो वो होती है ngbind। ngbind की सहायता से जो HTML वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हो या फिर आप एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के साथ में बाइंड कर सकते हो। अगला आता है फंडामेंटल HTML ब्लॉक्स इज नॉन एज। तो उसको बोलते हैं HTML टैग। क्या बोलते हैं? HTML टैग। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के प्रीफिक्स में शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत होती है ng से। किससे? ng ऐप से। आपने देखा था अभी कि ng ऐप थी, ng इनिट थी, ng मॉडल था, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे थे जो प्रीफिक्स में है वो है ng हाइफन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 चूज द क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट एक क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? तो फाइल अपलोड एक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है क्लाइंट साइड का। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर राइटिंग एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन। तो जो एंगुलर जेएस का एक्सप्रेशन होता है उसे हम लोग डुअल कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हम तब लिखते हैं जब आप लोगों को एक से अधिक
फिल्टर क्रिएट करने होते हैं, यानी कि मल्टीपल फिल्टर क्रिएट करने होते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सप्रेशन। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन बी इंजेक्टेड एज आ डिपेंडेंसी इन एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस में डिपेंडेंसी में कौन से कंपोनेंट को इंजेक्ट यानी कि इंसर्ट किया जा सकता है? फैक्ट्री, सर्विस, वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फैक्ट्री, सर्विस है ना, वैल्यू, इन सभी को ही इंजेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू लिंक एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन HTML5। अगर आप HTML फाइल में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करना चाहते हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, उसके लिए क्या स्टेटमेंट आप लिखोगे? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा लिंक टैग, इसके अंदर रेल एट्रीब्यूट, यानी कि रिलेशन का ऐसा है जो आप फाइल लिंक करने वाले हो। तो हमने कहा कि वो एक स्टाइल शीट फाइल है। देन href के अंदर हमने उस फाइल का यहाँ पर नाम दे दिया। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट्स द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को डिफाइन करने के लिए CSS प्रॉपर्टी, तो वो है फॉन्ट साइज। आपको टेक्स्ट साइज पे क्लिक नहीं करना है, होता है फॉन्ट साइज। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द ओवरफ्लो एलिमेंट। ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज यूज की जा सकती हैं? तो स्क्रॉल, हिडन, ऑटो, यानी कि ये आप सभी यूज कर सकते हो। तो इसमें आप टिक करोगे ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग CSS3 प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू अलाउ लाइन ब्रेक विद इन वर्ड। किसी वर्ड में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी है? तो वो प्रॉपर्टी आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो वो है वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी। इसकी सहायता से आप किसी पर्टिकुलर टाइम में यानी कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वर्ड है उसको ब्रेक कर सकते हो। तो इसी के साथ में आप लोगों के इस वीडियो के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रू या फिर फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा ये, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 102 बोल रहा हूँ 102 वेबसाइट के बैक एंड में सर्वर, एप्लीकेशन और डेटाबेस आता है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैंने आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दी है, जिनको आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारा O लेवल का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो 76 074 18 817 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।